फर्स्ट ईयर इंग्लिश में आज की क्लास में हम एक ग्रामेटिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के लिए आज से तो आज जो है वो मैं आपको ग्रामर के हवाले से एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने आपको कुछ और चीज़ें भी पढ़ाई हैं। तो आज हम ग्रामर के हवाले से एक डिस्कशन करेंगे और ग्रामर का एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, तो जो बहुत आसान सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर इंग्लिश के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी। अच्छा, आप जो स्टूडेंट्स हैं आप तो लाइक नेक्स्ट ईयर आप लोग पेपर देंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के अपने जो स्टूडेंट्स हैं पुराने बैच के, तो उनका पेपर अभी ईद के बाद अब होगा, 10 तारीख को 10 जून को उनका पेपर होगा। तो ये असल में ये वीडियो तो शायद वही बच्चे देखेंगे, तो अगर मैं आज अपलोड कर दूँगा 10 दिन उनके पास होगा, उसमें वो देख लेंगे। आपका तो अगले साल है, तो आपके बच्चे भी वीडियो देना शुरू नहीं करेंगे, वो 4-5 महीने बाद शुरू करेंगे। अब तो आप तो बहुत पहले स्टार्ट कर दे रहे हो ना पढ़ाई को। तो ये अभी फ़िलहाल मैं पढ़ा तो आपको ही रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चे उनके लिए जो अभी पेपर जिनका ईद के फ़ौरन बाद हो जाएगा फर्स्ट इंग्लिश का, क्योंकि अब डायरेक्ट उनका वही पेपर होने वाला है और आप लोग अगले साल होगा नेक्स्ट ईयर। तो फर्स्ट इंग्लिश में आज हम ग्रामर को डिस्कशन करेंगे। ग्रामर के अंदर एक टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें ग्रामर में हैं फर्स्ट इंग्लिश में। तो आज हम वर्ब के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि वर्ब किसे कहा जाता है, वर्ब के टाइप्स पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, वरना वर्ब तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम इसको फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जितना पेपर में आता है बस, ठीक है। मैं सारी बातें नहीं करूँगा, वर्ब जितना है उसका 10% ही समझेंगे और वही पेपर में आ रहा होता है, ठीक है। तो वर्ब किसे कहा जाता है उसको मैं बाद में देखता हूँ, पहले पेपर में किस तरह से आता है। तो याद रखिएगा कि इस वर्ब के टॉपिक से हमारे पास MCQs बनते हैं हमारे पास से, ठीक है। आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इससे आपके पास MCQs बनेगा। तो अभी जो भी टॉपिक हम डिस्कस करें वो MCQs के लिहाज से उससे MCQs आ रहा होता है, ठीक है। और कितना MCQs हमारे पास बन जाएंगे उससे 4 MCQs, 4 MCQs हमारे पास इस टॉपिक से बन जाएंगे। 4 MCQs से मुराद ये हो गया कि सीधे सीधे आपके 4 नंबर आपके उसमें आ जाएंगे। तो 4 MCQs वर्ब से आते हैं फर्स्ट इंग्लिश में, तो वो 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप ये टॉपिक वर्ब का कर लेते हैं तो बड़ा आसान है, 9-10 में भी पढ़ा होता दोबारा से फर्स्ट टाइम में पढ़ा है, ठीक है। सही है। तो ये इंपॉर्टेंस मैंने बताई, चूँकि जाहिर सी बात है जब तक हमें ये नहीं पता कौन सा चीज़ कितने नंबर का आता है, हम उसको पढ़ने में मोटिवेशन हम नहीं ले सकते। मोटिवेशन इस वक्त मिलेगी जब हमें पता होगा कि कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का है जो पेपर में ही आ रहा है, इससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ और यूट्यूब पे लोग वही देखते हैं जिसका फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ यूट्यूब कोई बिला वजह में नहीं देखता। अपना कोई ना कोई फ़ायदा होता है, टाइम पास होता है और कुछ भी होता है जिससे लोग देख रहे होते हैं, वरना कोई नहीं देखता। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। तो इसलिए मैं चूँकि यूट्यूब पे जो वीडियोस डालता हूँ यकीनन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी बच्चे देखते हैं। तो 4 मार्क्स से 4 नंबर का ही आएगा। अच्छा, वर्ब है क्या चीज़, अगर हम इसको समझें तो वर्ब असल में क्या है। वर्ब इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। आप सब जानते हैं कि वर्ब जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में से एक है। पार्ट ऑफ स्पीच या जिसको फिर हम लोग जो है वो वर्ड क्लासेस भी कहते हैं ना, तो ये वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है। हमें पता है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। इन 8 में से एक टाइप हमारे पास ये होती है, वर्ब होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद 4th टाइप हम अक्सर जो है वर्ब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में लाखों, लगभग 40 लाख के करीब अल्फाज हैं अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर। उन 4 मिलियन वर्ड्स को या 40 लाख अल्फाज को हमने क्लासीफाई कर दिया है उसकी प्रॉपर्टी के लिहाज से, उसको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस कह दिया गया कि नाउन में सिर्फ वही वर्ड आएगा जो किसी का नाम होगा, प्रोनाउन में सिर्फ वही वर्ड आएगा जो किसी शख्स के बदले में इस्तेमाल होगा, वर्ब में सिर्फ वही वर्ड आएगा जो किसी काम को शो करेगा, है ना, एडजेक्टिव में सिर्फ वही वर्ड आएगा जो किसी इंसान की क्वालिटी या क्वान्टिटी को बताएगा। तो ये हमने अल्फाज के नोयत के अतबार से उसको क्या किया, 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, जिसको बचपन से 1 क्लास से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हुए आ रहे हैं, बोल चाल के हिस्से। सिंपल सा लॉजिक है। तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं जिसको हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया है। अब हम 8 के 8 तो नहीं पढ़ेंगे आज, ना इतना टाइम है, सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं, वो भी थोड़ा सा वर्ब को डिस्कस करेंगे और वर्ब को भी थोड़ा सा ही करेंगे। 100% डिटेल में तो 7 से 8 घंटे लगेंगे वर्ब पढ़ाने में, 7 to 8 आवर्स, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ तो हम 1 घंटे से आधे घंटे का लेक्चर हमारा ही, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ब के हवाले से। तो सबसे पहले तो वर्ब किसे कहा जाता है, वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब का जो वर्ड है ना बेटा, वो कहाँ से, ये इंग्लिश से नहीं आया बल्कि लैटिन वर्ड से आया, वर्बम। तो आपको पता होगा कि ये लातिनी ज़बान के वर्ड से आए, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से आए। लैटिन लैंग्वेज मीन्स ओल्ड इंग्लिश आप कह सकते हैं इसको, ये लातिनी ज़बान जो कहलाती है।
तो लातीनी ज़बान में, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड था वर्बम। वर्बम के मतलब क्या होते हैं? वर्बम के मतलब इंग्लिश में होता है वर्ड या लफ्ज़। तो वर्ब जो निकला है ना वो वर्बम से निकला है, और वर्बम के सिंपल मतलब क्या हमारे पास होते हैं? लफ्ज़। इसलिए आपने सुना होगा वर्बल कम्युनिकेशन, सुना होगा कि यू हैव टू कम्युनिकेट वर्बली। जब अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट करते हैं तो उसको 9-10 में आपने पढ़ा होगा कि हम उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, कि यू आर कम्युनिकेटिंग वर्बली विद समवन। तो वर्बली या वर्बल किसे मुराद? वर्ड, जो वर्ड को आप यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई इंसान अपने बातों में नए नए अल्फाज का इस्तेमाल करता है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं कि वर्बोस। एक एडजेक्टिव है ना वर्बोस, की वर्बोसिटी, फसाहत किसी के अंदर अगर मौजूद है, कोई बात करते हुए नए नए अल्फाज के इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में या उर्दू में, वो अल्फाज जो आपने सुने नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, अलग अलग अल्फाज की गाड़ी उर्दू या गाड़ी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको वर्बोस कहा जाता है। तो वर्बोस मतलब द पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू यूज़ अ लॉट ऑफ वर्ड्स और न्यू वर्ड्स इन हिज कन्वर्जेशन और कॉन्वो, ठीक है। तो ये वर्ब का मतलब सिंपली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्ब का मतलब वर्बम से निकला है, और वर्बम का मतलब वर्ड होता है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो हर चीज़ की एटाइमोलॉजी हम पहचानते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तो वर्ब, अच्छा अब लेकिन ये तो इसकी वर्बल डेफिनेशन हुई ना, मतलब ये तो जो अब डेफिनेशन क्या है इसकी, वर्ब कौन, किस तरह के वर्ड्स को हम लोग वर्ब कहते हैं, तो इस पर अगर हम आएंगे तो वर्ब हमारे पास सिंपल मैं करना चाहूँगा कि एक्शन शोइंग वर्ड, एक्शन शोइंग वर्ड, हर वो लफ्ज़ जो एक्शन को शो करता है, जो काम को जाहिर करता है, जो काम को बताता है, उसको वर्ब कहा जाता है। इसीलिए उर्दू में हम इसको, वर्ब को उर्दू में हम लोग फेल भी कहते हैं, फेल कहते हैं ना उर्दू में। और फेल वैसे भी काम को कहा जाता है ना, बोलता है ना कि ये नहायत ही बुरा फेल है, जो तुम कर रहे हो ये फेल बहुत बुरा है, तो फेल मतलब ये काम बहुत बुरा है, ठीक है। तो फेल मतलब होता है काम, ठीक है। तो वर्ब कौन सा वर्ड है? एक्शन शोइंग वर्ड है, जो क्या करता है? एक्शन को या किसी काम को जाहिर करता है, काम को शो करता है। अगरचे ये डेफिनेशन इसकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 33% करेक्ट है, मतलब 66.6% तो ये हमारा रॉन्ग है। रीज़न क्या है? चूँकि बिना काम के भी वर्ब हमारे पास होता है। आपने 9-10 में पढ़ा होगा स्टेट वर्ब, पोजेसिव वर्ब है ना, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, बीन, हैज़, हैव, हैड, सुना होगा आपने ये सारे पोजेसिव वर्ब और स्टेट वर्ब के बारे में। तो वो भी वर्ब ही होता है। लेकिन मैं जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के कोर्स के लिहाज से स्टिक कर रहा हूँ, तो फिलहाल अभी ये डेफिनेशन हम चलाते हैं कि एक्शन शोइंग वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ जो एक्शन को शो करता है, जो किसी काम को जाहिर करता है, उसको वर्ब कहते हैं फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर दौड़ना, भागना, जागना, उठना, लिखना, बैठना, लात मारना, मुक्के मारना, थप्पड़ मारना, उछलना, कूदना, ये सारा हमारे पास वर्ब है, चूँकि किसी न किसी काम को शो कर रहा है। अंग्रेज़ी में बोले जाओ टू टीच, रन, ईट, डांस, मिस, किक, पंच, स्लैप, रीड, राइट, टीच, वॉश, क्लीन, वॉच, लिसन, हेयर, बहुत सारे वर्ड्स हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लाखों वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश बोलने के लिए लगभग 200-300 भी अगर आपको वर्ब आते हैं तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन है लाखों में, सिंपल सी बात है ना। लेकिन बोलने के लिए 200-300 वर्ब भी बहुत होते हैं, इतने ही याद होते हैं अक्सर लोगों को, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर तो यूज़ ही नहीं, उर्दू में भी हम कम ही वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा थोड़े इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक्शन शोइंग वर्ड को क्या वर्ब कहा जाता है? हर वो का वर्ड जो एक्शन को शो करता है, टीच, रन वगैरह। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोगों को ऑलरेडी आती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पर, जो मेन आज का टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ वर्ब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वर्ब कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो वर्ब के जब हम टाइप्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करेंगे बेटा आज, ठीक है। तो एक तो हम करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब के तौर पे, और एक हम करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे। पहले आसान वाला मैं बता देता हूँ, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये है, इसे 2 MCQs आपके पास यहाँ से आ जाएंगे, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब से। देखो रेगुलर और इरेगुलर का क्या मतलब होता है? रेगुलर मतलब एक चीज़ जो बाकायदगी से हो, एक चीज़ जिसमें रेगुलर चेंजिंग या रेगुलर तब्दीली आ रही हो, और इरेगुलर जिसमें बेकायदगी हो, जिसमें कोई कायदा, कानून, रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं हो रहा हो, उसको हम कहेंगे इरेगुलर। तो आपको पता है कि वर्ब जो हमारे पास होते हैं, वर्ब की हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स भी होती हैं। अब एक वर्ब है तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स भी हमारे पास होती हैं ना भाई। ये भी आप बहुत बेसिक चीज़ है जो आप जानते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब की हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हो रही होती है, मतलब अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास, ठीक है।
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है। कुछ बच्चे कहते हैं वर्ब की जो है वो फिफ्थ फॉर्म भी होती है। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जिसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं ना बेटा, इसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, या इसी को कुछ लोग कहते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म जैसे कि टीच, रन, ईट, कट, ये सारे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जिसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। ये पास्ट फॉर्म होती है ना, जैसे सिंग का सैंग हो गया, ईट का एट हो गया, किक का किक्ड हो गया, है ना, स्लीप का स्लेप्ट हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है। अच्छा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसका असल नाम होता है ये थर्ड फॉर्म कहते हैं, वैसे इसका एक्चुअल नेम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये अक्सर परफेक्ट टेंसेस के अंदर लग रहा होता है। ये भी सेकंड फॉर्म की तरह ही ज़्यादातर हो रहा होता है। कभी कभार चेंज भी होता है, कभी कभार सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं, पता है ना आपको। कभी कभार सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं वर्ब की। ठीक है, जैसे ईट है, ईट, एट, ईटन, इसका सेकंड थर्ड दोनों अलग है। लेकिन हम क्लीन, क्लीन, क्लीन बोलेंगे तो उसका सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमारे पास होती है, जिसको हम लोग जो है वो एक तो ये नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और इसी को हम लोग जो है ना कभी कभार कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है ना। जैसे प्ले का प्लेइंग हो गया, ईट का ईटिंग हो गया, है ना, क्लीन का क्लीनिंग हो गया, वॉश का वॉशिंग हो गया, रन का रनिंग हो गया, किक का किकिंग हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं कुछ लोग उसको, कुछ उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और कुछ उसको हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पता है ये बात सबको। अच्छा, एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लोग कह रहे होते हैं कि वर्ब की पाँचवीं फॉर्म भी है। ठीक है, तो वर्ब की पाँचवीं फॉर्म अक्सर किसे कहा जाता है, आपको पता होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ई एस लगाया जाता है, जिसको हम लोग जो है वो सिंगुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, तो ये हमारे पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारे पास कहलाती है। जैसे ईट्स हो गया, ईट का ईट्स हो गया, वैसे फर्स्ट फॉर्म ही कह रहे होते हैं कि जो आपने फर्स्ट फॉर्म ही बोला एस या ई एस लगा दिए, लेकिन कुछ लोग उसको फिफ्थ फॉर्म भी कह रहे होते हैं। ईट का ईट्स हो गया, किक का किक्स हो गया, है ना भाई, वॉच का वॉचेस हो गया, वॉश का वॉशेस हो गया, होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ही, शी, टेन, सिंगुलर नेम के साथ। तो ये तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो जिसकी डिस्कशन हम डिटेल में नहीं करने वाले फिलहाल। ठीक है, हल्का हल्का से ऊपर से मैंने बता दिया आपको कि वर्ब की ये 5 फॉर्म्स होती हैं। सही है ना बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर है सबको बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है आज का। ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हें उतनी डिटेल में नहीं जाने वाला इसकी। ठीक है, कभी मौका मिला, टॉपिक आया तो कभी करते हैं बात। अभी हम आते हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब पे। ठीक है, तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसके अंदर चेंजिंग जो होती है ना, फर्स्ट फॉर्म से जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म की तरफ जा रहे होते हैं तो एक रेगुलर चेंज उसके अंदर आ रहा होता है, एक कायदे कानून के लिहाज से तब्दीली हो रही होती है। और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, जिसमें एक इरेगुलर चेंज आता है, जिसमें कोई कानून के एतबार से तब्दीली नहीं हो रही होती, बल्कि आउट ऑफ नो वेयर कोई भी तब्दीली हमारे पास इसमें रैंडम तरह से हो जाती है। समझिए ज़रा इस बात को कि रेगुलर वर्ब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ईडी लगा देने से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ईडी लगा देने से अगर वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है तो इस सूरत में हमारे पास कहलाता है रेगुलर वर्ब। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है कि 90% हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं वो असल में रेगुलर है। सिर्फ 10% जो हमारे पास होते हैं ना, जिनको याद करना पड़ता है, वो इरेगुलर होते हैं बस। ज़्यादातर आपने देखा होगा ईडी ही लग रहा होता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ में ईडी नहीं लग रहा होता तो वो रट्टा मारते हैं बचपन से, है ना भाई। ईट, ईटेड, ईटेड नहीं होता, वो याद करना पड़ता है। ईट, एट, ईटेन, ऐसे ही है ना भाई। इस तरह ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक नहीं होता, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो वो याद करना पड़ता है। वो 10% है सिर्फ, बाकी 90% में तो ईडी ईडी लग जाता है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ईडी लगा देंगे तो ये हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने 10 एग्जाम्पल इसके अंदर डाल दिए, है तो लाखों में, लेकिन इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो बस 10 देख लें। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ये रेगुलर वर्ब हो गया प्ले, चूँकि सेकंड थर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं बेटा ईडी लग रहा है। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड, क्लियर है। प्ले मतलब खेलना, इस तरह वॉश मतलब धोना, वॉश्ड, वॉश्ड, इस तरह क्लीन मतलब साफ करना, क्लीन, क्लीन, किक मतलब लात मारना, किक्ड, किक्ड, मेंड मतलब होता है मुरम्मत करना। ठीक है, मुरम्मत करना तो मेंडेड, मेंडेड, ईडी लग रहा है ना इसके अंदर भी। अच्छा, मुरम्मत करने के लिए ना हम लोग 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मेंड भी इस्तेमाल करते हैं,
रिपेयर भी इस्तेमाल करते हैं और फिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। 3 वर्ड मतलब मुरम्मत करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम जूते चप्पल की मुरम्मत करें, कपड़े की मुरम्मत करें तो मेंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे द कॉपलर इज़ मेंडिंग द शूज़ या माई मदर इज़ मेंडिंग माई क्लोथ्स। इस तरह से जूते चप्पल कपड़े की मुरम्मत करना, पेबंद लगाना, उसके लिए मेंड यूज़ करते हैं। रिपेयर का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम फर्नीचर की मुरम्मत कर रहे हो, जैसे डेस्क या चेयर या टेबल की मुरम्मत की जा रही है तो द कारपेंटर इज़ रिपेयरिंग द चेयर, वहाँ मेंडिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। मोची जब चप्पल की मुरम्मत करेगा तो द कॉपलर इज़ मेंडिंग द स्लीपर्स। बट अगर जो कुम्हार है, जो सॉरी कुम्हार बढ़ई अगर वो कुर्सी की मुरम्मत कर रहा है तो द कारपेंटर इज़ रिपेयरिंग द चेयर, वो मेंडिंग नहीं लगेगा। मतलब कुर्सी टेबल के लिए हम लोग रिपेयर इस्तेमाल करते हैं और जूते चप्पल के लिए, कपड़े के लिए मेंड इस्तेमाल। इंग्लिश बड़ी अजीब सी ज़बान है, मतलब बहुत तो मुझे पढ़ा के आया है, वरना तो इंसान का दिमाग घूम जाएगा ये क्या चक्कर है सर, दोनों के तीनों का मुरम्मत करनी है तो अलग अलग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो यूजेज पे डिपेंड करता है। इस तरह फिक्स का मतलब ही मुरम्मत करना होता है। अगर आप किसी कंप्यूटर आइटम की या किसी डिजिटल आइटम की मुरम्मत कर रहे हैं तो फिक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई मसला हो गया, विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो रहा या कोई भी करप्ट हो गया, वायरस आ गया, तो जब उसको आप सही करेंगे तो फिक्सिंग, आई एम फिक्सिंग माई कंप्यूटर। कंप्यूटर को ना रिपेयर किया जाता है ना उसको मेंड किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है, मुरम्मत ही कर रहे हैं उसके अंदर। लेकिन वो सॉफ्टवेयर वगैरह का इशू आ गया तो मैं फिक्सिंग हो गया। बात समझ में आ रही? तो ये है इंग्लिश ज़बान की खूबसूरती कह लो आप इसको, या कॉम्प्लेक्सिटी कह लो, ये है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई मेंडेड, ठीक है, तो मेंड हो गया, फिर मेंडेड हो गया, फिर मेंडेड हो गया, ठीक है, मुरम्मत करना। इसी तरह से प्रे मतलब दुआ मांगना तो प्रेड हो गया। इस तरह किल मतलब जान से मार देना तो किल्ड हो गया। इस तरह मिस हो गया, मिस मतलब हो सकता है याद करना या किसी चीज़ को खो देना। कॉल करना तो कॉल्ड हो जाएगा। विश ख्वाहिश करना तो विश्ड हो जाएगा। और भी बहुत सारे एंड मैनी मोर। मतलब बोर्ड में जगह ख़त्म हो गई तो मैंने लिखना छोड़ दिया, अदरवाइज़ बहुत लिख सकते थे, मतलब लाखों में होंगे ना। ये तो सिंपल सी बात है, 10-5 आप बता दोगे यहाँ पे बैठे बैठे। ऐसे ही ना कि ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है। अब देखो एक MCQ किस तरह से इसका आता है, जैसे इस तरह से आता है। क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द रेगुलर वर्ब। इन चारों में से बताना है कि रेगुलर वर्ब कौन सा है। रेगुलर वर्ब से मुराद जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग रहा होता है। तो क्या आप में से को बता सकता है इसकी ये कौन सा इन चारों में से रेगुलर वर्ब है? ये पेपर में आता है ना, बताइए। सी ऑप्शन, वेरी गुड, वेल डन। सी ऑप्शन, अनॉय। अनॉय का मतलब होता है तंग करना, तो उसमें फिर अनॉयड होता है। क्या ये आई एम वेरी मच अनॉयड बाय योर बिहेवियर बोलते हैं ना, अनॉयड, तो ईडी लग रहा होता है, तंग करना। तंग करने के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अनॉय भी यूज़ करते हैं। अनॉय के मुख्तलिफ सिनोनिम्स अगर हम देखें तो हम डिस्टर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, हम इरिटेट भी यूज़ कर सकते हैं, और हम जो है उसके लिए परप्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप कहते हैं ना कि यार टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ ना मेरा छोटा भाई मुझे तंग कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि माई यंगर ब्रदर इज़ अनोइंग मी और डिस्टर्बिंग मी और इरिटेटिंग मी और परप्लेक्सिंग मी और टीजिंग मी। इन सब का मतलब तंग करना, जिच कर देना। इंग्लिश की खूबसूरती कह लो, आप कुछ भी कह लो उसको, एक ही वर्ड की। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, 50 वर्ड होते हैं तंग करने के लिए, लाखों वर्ड है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन जितने ज़्यादा पता उतने इंटेलिजेंट और उतने ज़्यादा आप पढ़े लिखे इंसान हैं, जिसके वोकैबलरी जितनी स्ट्रॉन्ग है। पढ़े लिखा इंसान वोकैबलरी से तो पता है, तभी कहता है वोकैबलरी इज़ पावर। वोकैबलरी पावर है, जितने ज़्यादा आपको वर्ड्स पता उतने पढ़े लिखे आप, और एक कम पढ़े लिखे इंसान को कम वर्ड्स के बारे में पता होता है। ऐसे ही ना भाई, पढ़े लिखे को एक ही वर्ड की जगह 10 वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, यही फ़र्क है, ठीक है। चले भाई, तो ये तो मैंने आपने बिल्कुल सही बताया, अनॉय, गुड, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है भाई? जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने में ईडी नहीं लगता। तो क्या लगता है? कुछ भी लग सकता है भाई, आउट ऑफ नो वेयर कोई भी रूल आ सकता है, कोई फिक्सेशन इसकी नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ता है, ठीक है। कोई रूल नहीं है, कुछ मैंने चंद एक लिख दिया है और चंद एक आपको ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनता, ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। इसमें इर्रेगुलर चेंजिंग हमारे पास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ईट, एट, ईटन, ये तो पता है सबको, ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। खाना, ईट का मतलब सिंग, सैंग, संग, सिंग का मतलब होता है गाना, ठीक है। इस तरह फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई मतलब उड़ना, इसके सेकंड थर्ड फॉर्म। देखो चेंजिंग सब में इर्रेगुलर है, अलग अलग तरह की चेंजिंग आ रही है। इसी तरह डू, डिड, डन, डू करना, डू डिड डन हो गया, ठीक है। इसी तरह थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ठीक है।
तो थ्रो मतलब होता है फेंकना। इस तरह ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, ब्रिंग मतलब होता है लाना, लेकर आना। तो ब्राउट, ब्राउट। अब देखा जाए, देखो सेकंड थर्ड फॉर्म सेम तो आ रही है, लेकिन ईडी ईडी नहीं लग रहा, तो ये इरेगुलर वर्ब ही है। इरेगुलर वर्ब का मतलब होता है ईडी ना लगे सेकंड थर्ड फॉर्म में, भले सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ब्रिंग मतलब होता है किसी चीज़ को लाना, तो लाया, लाया, ब्राउट। इसी तरह से बाय, बाय मतलब खरीदना। तो ब्रिंग का बताया था, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, ठीक है। इसी तरह से बाय, बाय का हो गया, अच्छा बाय, बाउच। अच्छा देखो, ब्रिंग का ब्राउट होता है और बाय का बाउट होता है। तो ब्राउट मतलब ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, बाउट बाय की सेकंड फॉर्म है ना, पता ही आपको। तो बाय मतलब होता है खरीदना, खरीदना। इसी तरह परचेज का मतलब भी खरीदना ही होता है, दोनों ही इस्तेमाल करते हैं खरीदने के लिए। कट, अच्छा कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती है, ये भी इर्रेगुलर वर्ब ही कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ईडी नहीं लग रहा सेकंड थर्ड फॉर्म में। जैसे कट, 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 पुट, 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 शट, 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 ये सारे हमारे पास रेगुलर वर्ब नहीं इर्रेगुलर वर्ब होता है, क्योंकि ईडी नहीं लग रहा ना अभी सेकंड थर्ड में, बात खत्म हो गई। बस तो ऐसे वर्ब भी होते हैं, देखा आपने ऐसे वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। इस तरह रीड का चेक कर लें। अच्छा रीड में ना तीनों, रीड में भी तीनों फॉर्म सेम रहती है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, आपको पता है ना। फर्स्ट फॉर्म को रीड कहते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म को कहते हैं रेड, थर्ड फॉर्म को भी क्या कहते हैं, रेड। लिखते रीड है, पढ़ते रेड है। जैसे कि मुझे कहना है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक। वो लाल वाला रेड नहीं है, रीड की सेकंड फॉर्म रेड बोलते हैं ना, रेड, तो इसको रेड पढ़ा जाता है सेकंड थर्ड फॉर्म। लिखते हैं लेकिन रीड है। अब ये भी पता नहीं क्यों ऐसा इंग्लिश में, जब ये रीड है तो ये रेड कैसे होगी, लेकिन होता है। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब हमें समझ में आया कि जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग रहा होता है वो रेगुलर वर्ब है, और जिसमें ईडी नहीं लग रहा होता वो इरेगुलर वर्ब है। बहुत क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी काफ़ी सारी डाल दी मैंने, लेकिन इसके अलावा एंड मैनी मोर और भी हो सकते हैं, ये नहीं कि सारे आ गए। अब सारे तो कोई टीचर नहीं लिखा सकते ना भाई, आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस यूज़ करें। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया, आइडेंटिफाई द इरेगुलर वर्ब। इसमें से बताइए इरेगुलर वर्ब कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब गो। गो इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। गो, वेंट, गॉन, तो दैट्स वाई इट इज़ इरेगुलर वर्ब। क्लियर है सबको? ओके। अब ये तो आसान बात हो गई। आज क्या बात करते हैं, आज की मुश्किल बात, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना भाई। इसके भी दो MCQs आएंगे ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब हम वर्ब को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के अंदर। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में तीन बड़ी जो है ना वो कह लो कि डिफरेंस मैंने बताए, तीन तरह से मैंने उसको डिफाइन किया कि यार कोई तो तरीका आपके दिमाग को क्लिक करेगा, हिट करेगा, जिससे आप समझ जाओगे। क्या पता तीनों से आ जाए समझ में, किसी एक से भी समझ में आ रहा तो बात तो हो गई, ठीक है। सबसे पहली बात, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव में क्या फ़र्क है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ऐसा वर्ब। अच्छा एक ही वर्ब ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव दोनों तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। देखो अगर कोई वर्ड रेगुलर है ना तो वो इरेगुलर नहीं होगा, कोई इरेगुलर वर्ब है तो वो रेगुलर नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसको सेंटेंस में आप यूज़ किस तरह कर रहे हैं, इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। अब बेक एक वर्ड है, बेक करना, तो बेकिंग जो है उसको आप ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव दोनों मायनों में ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है, जुमला देख के अंदाज़ा होता है। कैसे होता है ये बताता हूँ मैं आपको वन बाय वन। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो जुमले में तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अच्छा ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कैसे कि थोड़ा सा बेसिक ग्रामर चेक बेटा हम लोग लेते हैं। हमें पता है जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। SVO कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अक्सर ये तीन चीज़ें हम लोग लिख रहे होते हैं, SVO पता है ना, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आपको पता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला, ठीक है। वर्ब जो काम है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। पता है ये बात सबको, ठीक है। सब्जेक्ट काम करता है और उस काम का ऑब्जेक्ट पर जो असर होता है, सब्जेक्ट काम कर रहा है और जिस पर उस काम का असर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे सुनिए ज़रा, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने से आप पढ़ लेते हो, दैट्स वाई मैं सब्जेक्ट हूँ और आप ऑब्जेक्ट हो। मैं अपने दोस्त को थप्पड़ मारता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मेरा दोस्त ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे थप्पड़ मारने से उसको असर हो रहा है।
बात समझ आ रही है? अगर सब्जेक्ट के काम का ऑब्जेक्ट पर असर हो, दैट इज़ कॉल्ड, कि वो सब्जेक्ट के काम का अगर असर होता है किसी चीज़ पर तो वो ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? हर जुमले में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। बच्चों को लगता है ना वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है सब ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये गलत बातें हैं। सब्जेक्ट के बाद जो कुछ होता है वो प्रीडिकेट कहलाता है। असल इंग्लिश में पढ़ा होगा बचपन में, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट भी कभी कभार हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है लेकिन असर नहीं हो रहा उस काम का किसी के ऊपर, तो फिर वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट उस जुमले में नहीं है, अगर असर नहीं है। बात समझिएगा, मेन चीज़ है इफेक्ट। समझिए दरअसल, आई ईट पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा खाता हूँ, ये हो गया सब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट। मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा तो जाहिर सी बात है पिज़्ज़ा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मेरे पिज़्ज़ा खाने से पिज़्ज़ा को असर पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो ये जो ईट हमारे पास आया वो कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, बिकॉज सब्जेक्ट के किए गए काम का ऑब्जेक्ट पर असर हो रहा है। मेन मुद्दा ये है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का, मेन जो बात है, ठीक है। अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया तो आज समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। शी बेक्स केक, वो केक बेक करती है। होता है लड़कियाँ या लड़के भी अक्सर केक बेक कर रहे होते हैं। शी बेक्स केक, वो केक को बेक करती है। तो जब केक को बेक किया जाएगा तो जाहिर सी बात है केक पे असर तो पड़ेगा, केक जो है बेक हो जाएगा, फूल जाएगा वो, ठीक है। तो बेक्स यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह से आई स्लैप्ड हर, मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो जब मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो हर पे तो असर पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो स्लैप्ड हमारे पास कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ऐसे 50 एग्जाम्पल क्लास में हम कर सकते हैं। सब्जेक्ट काम करे और अगर उस काम का किसी पर असर हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के फ़ौरन बाद ही होता है, तो वो वर्ब हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रही बात? अगली बात, इसी को पहले हम देख लेते हैं। नो प्रेपोजिशन या एडवर्ब इज प्रेजेंट आफ्टर वर्ब। अब ग्रामेटिकली ज़रा देखिएगा, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के अंदर ना, ऑब्जेक्ट जब लिखा जाता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर 3 तरह की चीज़ें आ सकती हैं, सिर्फ 3 तरह की चीज़ें आ सकती हैं। या तो नाउन आ सकता है, या तो प्रोनाउन आ सकता है, या तो एडजेक्टिव आ रहा होता है। बस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बस ये 3 ही चीज़ें आती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। कोई कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब ये नहीं आ रहा होता कभी भी, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब जैसे देखिए पिज़्ज़ा एक नाउन है, केक एक नाउन है, हर एक प्रोनाउन है, ये आया ना। लेकिन कभी भी कोई हमारा जो है वो आर्टिकल, ये प्रेपोजिशन और एडवर्ब ये हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो नो प्रेपोजिशन या एडवर्ब इज प्रेजेंट आफ्टर वर्ब। अच्छा, प्रेपोजिशन और एडवर्ब क्या, ये भी हमारे पास अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। प्रेपोजिशन से क्या मुराद, इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, विथ, ये सब होता है। एडवर्ब क्या, हेयर, देयर, ये सब एडवर्ब हमारे पास होता है, ठीक है। तो कोई प्रेपोजिशन, कोई एडवर्ब नहीं आएगा किसमें भाई, ट्रांजिटिव वर्ब में। अब जरा देखिए, ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। अब हेल्प्स के फ़ौरन बाद मी आ गया, जो असल में क्या है कि प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वैसे भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पे इस मी पर इस काम का असर पड़ेगा, मैं उसकी मदद करूँगा तो उसको असर तो पड़ेगा। पहले डेफिनेशन के लिहाज से भी ये ट्रांजिटिव है, सेकंड के लिहाज से भी ट्रांजिटिव है, क्लियर। अली कट्स द ग्रास, द ग्रास यहाँ पर हमारे पास एक नाउन आ गया, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अली जब घास काटेगा तो घास को असर पड़ेगा, घास कट जाएगा, सिंपल सी बात। टीचर टीचिस अली, टीचर अली को पढ़ाते हैं, टीचर जब अली को पढ़ाएंगे तो अली पे असर पड़ेगा, अली सीखना शुरू कर देगा, तो अली क्या हमारे पास है, नाउन है। बात समझ में आ गई? तो ट्रांजिटिव वर्ब के फ़ौरन बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा होता है, ये एडजेक्टिव आ रहा होता है, कभी भी एडवर्ब या प्रेपोजिशन नहीं आता, क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन हो गई। तीसरी, पैसिव इज पॉसिबल। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका एक्टिव से आप पैसिव बना सकते हैं, उसके एक्टिव से पैसिव पॉसिबल होता है। अब पैसिव से क्या मुराद है, अगर आप भूल चुके हैं, 9 में आपने पढ़ा ही नहीं, 9, 10 में, तो मैं बता दूं, दो तो एक एक्टिव वॉइस होता है और क्या होता है हमारे पास, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है भाई, अगर सब्जेक्ट काम करे, जुमले में सब्जेक्ट काम करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, जैसे आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। और अगर जुमले में ऑब्जेक्ट काम करना शुरू कर दे तो पैसिव वॉइस, मैंगो इज रिटन बाय मी। सुना है, यही है ना मेन एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन। अगर सब्जेक्ट काम करता है जुमले में तो एक्टिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट काम करता है तो पैसिव वॉइस। अगर जुमले में ऑब्जेक्ट हो ही नहीं तो क्या पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आ सकता है कभी भी? अगर एक जुमला उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? पैसिव वॉइस के लिए ज़रूरी है कि जुमले में ऑब्जेक्ट हो। एक्टिव को पैसिव बनाना है तो जुमले में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो पैसिव कैसे बनेगा?
जैसे ज़रा देखिए, लेकिन तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो उसका पैसिव बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में नहीं होता तो नहीं बनेगा उसका। जैसे शी बेक्स केक, क्या केक ऑब्जेक्ट है ना, इसका पैसिव बन सकता है कि केक इज बेक्ड बाय हर। ये पैसिव नहीं सिखाना, मेरा मकसद एक्टिव पैसिव सिखाना नहीं है, इतना तो आता ही है आपको ना कि इसका पैसिव ये बनेगा, ठीक, मतलब बन जा रहा है। तो पैसिव, जिस भी वर्ब का पैसिव पॉसिबल होता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास होता है। बात समझ में आ रही है? 3 चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अगर जुमले में ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर जुमले में वर्ब के फ़ौरन बाद प्रेपोजिशन और एडवर्ब नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर जुमले में मौजूद वर्ब का पैसिव बनेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? तीनों में से एक भी बात क्लिक करती है तो बात पूरी है, जुमला आप पहचान सकते। जैसे देखिए, ये देखिए कहाँ, ये रहा, ही ईट्स विथ मी, नहीं, यहाँ देखते हैं ये वाला, शी फ्लाइज अ काइट, वो एक पतंग उड़ाता है। अभी अंडरलाइन वर्ड कौन से, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, मॉडल वर्ब है कि रेगुलर वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब है। तीनों डेफिनेशन से क्लियर कर सकते हैं बेटा, तीनों से। सबसे पहले अक्षी फ्लाइज अ काइट, वो उड़ाती है एक पतंग, तो ऑब्जेक्ट तो है ना काइट, ट्रांजिटिव हो गया। दूसरा, क्या इसके फौरन बाद कोई प्रेपोजिशन आ रहे हैं वर्ब के फौरन बाद, या एडवर्ब आ रहा है? नहीं, नाउन आ रहा है ना काइट, तो भी हो गया। क्या इसका पैसिव बन सकता है, अ काइट इज फ्लोन बाय हर, तो भी ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तीनों ही डेफिनेशन क्या करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं। तो मसला बहुत डिटेल में बता दिया, समझ में आगे बात? बहुत आसान, बहुत ईजी, ठीक है। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका उलट है, डिफरेंस है पूरा। इंट्रांजिटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं जुमले में, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। जैसे देखिए, वो ऑब्जेक्ट के बिना जुमला बन सकता है, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आई गो, मैं जाता हूँ, सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, बट ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ये जो वर्ब हमारे पास हो गया, कैसा हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ऐसा ही है। अच्छा, अब दूसरा जुमला देखिए, आई गो टू स्कूल, स्कूल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, आई गो टू स्कूल, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब अच्छा, बच्चों की कम इल्मी और ला इल्मी की हद चेक कीजिए। वो कहते हैं कि सर ये तो रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, आप कैसे बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अल्लाह के बंदो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट एक प्रीडिकेट है ये हमारे पास, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है सर? वर्ब, हमने तो बचपन से यही पढ़ा कि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको हम लोग जस्ट हम कह सकते हैं पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम प्रीडिकेट कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? चूँकि जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट पे उस काम का असर नहीं है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे स्कूल जाने से मुझे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन स्कूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई आप भी अपने स्कूल कभी जाया करते, तब नहीं जाते, तो आपके स्कूल को फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ आपके नहीं जाने से। बात समझ रहे हैं? मतलब जो यहाँ पर कोई स्कूल इस एक्शन को डायरेक्टली रिसीव नहीं कर रहा है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सी बात है, ये वर्ब हमारे पास कैसा हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर है? पहली बात। दूसरा, एक और देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। तो यहाँ तो सही है सर, ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, अब बच्चे सर इन द एयर ऑब्जेक्ट हो गया, अल्लाह के बंदो यही तो समझा रहा, नहीं हुआ। इन द एयर ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, परिंदे हवा में उड़ते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी क्या है कि वो एक्शन को रिसीव करे, एक्शन का असर हो उस काम पे। तो परिंदों के हवा में उड़ने से क्या हवा को कोई फ़र्क पड़ता है? हवा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स वाई एयर ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। बस कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कहते हैं, या प्रीडिकेट जिसको हम कहते हैं, ये वो चीज़ है। तो अगर जुमले में ऑब्जेक्ट ही एब्सेंट हो, मिसिंग हो, तो वो जो वर्ब होता है, ये वर्ब कौन सा होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर पहला समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका देखिए, इसका बिल्कुल उलट, प्रेपोजिशन या एडवर्ब में बी प्रेजेंट आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के फौरन बाद प्रेपोजिशन या एडवर्ब प्रेजेंट हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं जुमला देखता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल देखता हूँ, शी बेक्स इन द किचन, वो किचन में बेकिंग करती है। ये वर्ब दिख रहा है सबको? ये इन क्या है? क्या ये प्रेपोजिशन है? तो ये बेक्स क्या हो गया, कौन सा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसका सही है। दूसरा देखिए, शी ट्रेवल्स बाय एरोप्लेन, वो एरोप्लेन से ट्रैवल करता है, ट्रैवल वर्ब हुआ, बाय क्या हमारे पास है? प्रेपोजिशन ही होता है ना बाय, तो ये ट्रैवल्स क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक और देखिए, एडवर्ब तो बता ही नहीं सका,
गलती से, चलो लिख देते हैं, आसान सा जुमला, ही कम्स हेयर, वो यहाँ आता है। ही कम्स हेयर, वो यहाँ आता है। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, कम्स क्या हो गया हमारा वर्ब हुआ। क्या हेयर ऑब्जेक्ट होगा क्या? अच्छा, हेयर क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से? एडवर्ब होता है, पढ़ा है 9th मैट्रिक में, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा ही होगा यार। तो पूरा सवाल आता था आप लोगों का, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब, शायद शॉर्ट में आता था ना, उसमें एडवर्ब बताना पड़ता था कौन सा एडवर्ब है, टाइम, मैनर, प्लेस, पढ़ा ही होगा यार। तो ही कम्स हेयर, अब ये जो हेयर यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, एडवर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है कभी नहीं। तो दैट्स वाई इस जुमले में ऑब्जेक्ट है ही नहीं असल में। ही कम्स हेयर में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। दैट्स वाई हमारे पास कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्या बात हुई कि अगर वर्ब के फौरन बाद प्रेपोजिशन या एडवर्ब आ जाए तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव रहता है, जो कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है जुमले के अंदर। ये हेयर और ये किचन, ये एरोप्लेन, ये नहीं है ऑब्जेक्ट। अब मेरी क्लास में बैठे हो तो ग्रामर को सही करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं और बड़ी सख्ती से मुझे मैं उसमें समझाता हूँ। ये बेसिक ग्रामर नहीं समझोगे ज़िंदगी में कभी इंग्लिश ना बोल पाओगे, ना लिख पाओगे, ना समझ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा सही करो अपने इंग्लिश को। बेसिक गलतियाँ जो पूरा मोहल्ला कर रहा है आपका, आप नहीं करोगे, ठीक है। आप उसको सही करो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब तीसरी बात, पैसिव इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसका पैसिव बनता है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, कभी बनाया भी नहीं है। जैसे देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, क्या जुमले में ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट डोअर ऑफ एक्शन बन सकता है? नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट डोअर ऑफ एक्शन कैसे होगा? दैट्स इसका पैसिव नहीं बनता। तभी हम लोग क्या लिखते हैं? पैसिव कैन नॉट बी मेड, या पैसिव इम्पॉसिबल, पैसिव नॉट पॉसिबल लिख रहे होते हैं। हम कभी ये नहीं लिखते कि इन द एयर इज फ्लोन बाय द बर्ड्स। सुनने में अजीब लगेगा, इन द एयर इज फ्लोन, तो बच्चे बना लेते हैं ऐसे करके। स्कूल इज गॉन बाय मी। अबे भाई, तुमने इतना दिमाग, अल्लाह ने अकल समझ दी, अशरफुल मखलूकात पैदा किया, तुम बोल क्या रहे हो? अल्लाह के बंदे, अकल के अंदर ये तो समझो कि आई गो टू स्कूल का स्कूल इज गॉन बाय मी, स्कूल मेरे जरिए जाया जाता है। ये कौन सा तरीका है? मतलब इतना रट्टू तोता भी नहीं होना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा दिमाग, कॉमन सेंस इस्तेमाल करे, ठीक है। तो इसका पैसिव बन ही नहीं सकता, तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बात खत्म होगी। दैट्स वाई ये वर्ब हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? अब जरा देखिए, ही ईट्स विथ मी, ये वर्ब हमारे पास कौन सा है? ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल सही, तीनों तरह से। अब देखो, ही ईट्स विथ मी, वो मेरे साथ खाता है। पहली बात, ऑब्जेक्ट नहीं है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये रिसीव नहीं करे सेक्शन को। वो खाता है मेरे साथ, ठीक है। तो उसके मेरे साथ खाने से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है। ईट को वो डायरेक्ट रिसीव नहीं करा। दूसरी चीज़, विथ यहाँ पर हमारे पास प्रेपोजिशन आ गया, दैट्स वाई इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरी बात, इसका पैसिव नहीं बन सकता। ऐसा मतलब विथ, मतलब आई एम इटन बाय हिम, मतलब मैं खाया जाता हूँ उसको दे देता हूँ, अजीब जुमला बन जाएगा ना, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो बेटा क्या हो गया, पेपर में हमारे पास इस तरह के 4 MCQs आएंगे। एक आएगा आइडेंटिफाई द रेगुलर वर्ब, एक आएगा आइडेंटिफाई द इरेगुलर वर्ब, एक आएगा क्या भाई बताइए, अंडरलाइन करके देंगे, मतलब 2 जुमला देंगे, ऐसे ऐसे करके 2 जुमले देंगे, बोलेंगे बताओ इसमें से ट्रांजिटिव कौन सा है और इंट्रांजिटिव कौन सा है। तो वो हमें देखकर बताना पड़ेगा। दैट्स सो मच ईजी क्वेश्चन, इसको हम जैकपॉट क्वेश्चन कहते हैं। जैकपॉट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जो आपको नंबर आने ही आने हैं। एक बच्चा जो डफर, डल, वीक, कमज़ोर तरीन बच्चा भी है ना, वो इसमें नंबर ला सकता है। मतलब ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें नंबर लाना सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों का काम है। इंग्लिश में 100 में से 100 हर को नहीं ला सकता है ना, इंग्लिश में 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन चंद एक ऐसे सवाल होते हैं, 40-50 नंबर तो ऐसे होते हैं कि डल से डर और डफर से डफर बच्चे को मैं दिलवा दूंगा कि भाई 40-50 नंबर तो उसका आ ही जाएगा। बस 5वीं जमात पास हो, वो मैं इंटर में उसको 40-50 नंबर दिलवा दूंगा, 5वीं जमात पास हो। क्योंकि इतना 40-50 नंबर तो ऐसे होते हैं कि हर कोई कर लेता है, हर पेपर में होता है, आपको भी पता है। लेकिन पूरे 90+ लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ सवाल मुश्किल भी होते हैं और हमारा टारगेट 90+ की तरफ जाने का। दैट्स हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम 40-50 पे खुश नहीं होने वाले, वो तो आ ही जाना। बात समझ में आ गई? क्लियर है?